नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत पर सस्पेंस। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता से पहले मुनीर ने ट्रंप को किया फोन। कहा, हॉर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेड वार्ता में सबसे बड़ी बाधा। मंगलवार को होने वाली वार्ता में ईरान ने आने से किया इनकार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन के बीच अमेरिका ने ईरान का कार्गो शिप किया जब्त। ईरान ने उठाए सवाल, कहा बराबर दिया जाएगा जवाब। ईरान के जहाज को रोकने पर चीन ने जताई चिंता। कच्चे तेल में फिर आया उबाल। ब्रेंट में 5% से ज्यादा का उछाल। पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ने और सप्लाई की चिंता ने बढ़ाया भाव। यूएस ईरान के बीच बातचीत पर सस्पेंस के चलते सहमा बाजार। सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप भी गिरे। कैपिटल मार्केट आईटी रियल्टी शेयरों में दबाव। अक्षय तृतीया के मौके पर ठंडी पड़ी सोने चांदी की बिक्री। सोने चांदी में महंगे दाम ने घटाई खरीदारी में दिलचस्पी। दिल्ली में पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, रक्षा उत्पादन से जुड़े कई समझौते पर हुए दस्तखत। तमिलनाडु के विरुदुनगर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। धमाके में 25 लोगों के मारे जाने की खबर। 30 मजदूर कर रहे थे काम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहाड़ी से गिरी बस। 20 लोगों की मौत, 31 घायल। रेस्क्यू में जुटा पुलिस प्रशासन। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा फिर से मंडराने लगा है। अमेरिका अपने नेगोशिएटर्स को इस्लामाबाद भेजने की तैयारी में है, लेकिन ईरान ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। दरअसल हॉर्मुज में यूएस की नाकेबंदी से तनातनी बढ़ गई है। पाकिस्तान ने हॉर्मुज पर यूएस की नाकेबंदी और ईरानी जहाज के कब्जे से बातचीत में आ रही रुकावट की बात को यूएस से साझा किया है। डिटेल समझते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए आखिर क्या बातचीत पर सस्पेंस बना हुआ है पूरा? जी, एक बहुत बड़ा जो अब बाधा हो गई है वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें यूएस का जो नेवल ब्लॉकेट है उसको लेकर हुआ है। और इस अभी ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं मध्यस्थता की वो पूरी तरह से विफल होती हुई नजर आ रही है। जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, उन्होंने ट्रंप को आखिरी समय पे फ़ोन करके उन्होंने इत्तला दी है कि जो बड़ी बाधा है वो जो ब्लॉकेट है, वो जो नाकाबंदी है यूएस की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो इसे कंसिडर करेंगे, लेकिन अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं और बातचीत होगी या नहीं होगी इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आज जो यूएस डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद पहुंचने वाला है, लेकिन ईरान ने अब तक अपने जो पत्ते हैं वो साफ नहीं किए हैं। जो ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनका ये कहना है कि फिलहाल अभी की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक फिलहाल ईरान वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका है वो बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। तो अब बातचीत होगी या नहीं होगी इसको लेकर अभी भी जो है क्लैरिटी नहीं आई है। और सबसे खास बात है कि जो सीज फायर है वो खत्म होने में 48 घंटे से कम का वक्त बचा है और दोनों ही पक्ष, चाहे वो यूएस हो चाहे वो ईरान हो, दोनों ने ही अब तक क्लैरिटी नहीं दी। और इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो जो यूएस का नेवल जो ब्लॉकेट है वो रहा है, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही जो ईरानी जहाज तोस्का था उसको अमेरिका की तरफ से उस पर हमला किया गया, उसको जब्त किया गया, उसका जो इंजन रूम है उस पर अटैक किया गया, जिसके बाद ईरान ने कहा कि वो इसका जवाब देंगे। ईरान ने इसे पायरेसी करार दिया है। तो इस पूरे मामले को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये बातचीत होगी या नहीं होगी इसको लेकर अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं आई है। अभी तक की जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान की जो मध्यस्थता की कोशिशें हैं वो विफल होती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, अगले 24 घंटे दुनिया के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप की वॉर कैबिनेट अलर्ट मोड में है। हॉर्मुज में बढ़ता तनाव, ईरान की नाकेबंदी और समुद्र में अमेरिकी एक्शन। सवाल सीधा है, क्या दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी?
युद्ध की क्लॉक एक बार फिर चल पड़ी है। हॉर्मूज़ में बढ़ता तनाव अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि टकराव की सीधी आहट बन चुका है। ईरान की नाकाबंदी की धमकी और जहाजों पर हमलों की खबरों ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन को खतरे में डाल दिया। वहीं अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जवाब कड़ा होगा। इस वक्त कूटनीति और सैन्य तैयारी अब आमने सामने खड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सियोस की रिपोर्ट से दुनिया दहशत में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की वॉर कैबिनेट की आपात बैठक हुई है। इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन शामिल थे। यही नहीं, बैठक में खुफिया अधिकारी भी मौजूद थे। इसी बैठक के दौरान जो खबरें निकलकर सामने आई वो दुनिया को डराने वाली है। चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन के मुताबिक अमेरिका अब सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान से जुड़े हर जहाज पर नजर रखी जाएगी। जरूरत पड़ी तो जहाजों को इंटरनेशनल वाटरवे में रोका जाएगा और उन्हें कब्जे में लिया जाएगा, यानी ईरान के जहाजों की वैश्विक घेराबंदी की जाएगी। अब तस्वीरें भी इस बढ़ते तनाव की कहानी को बयां कर रही हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अरब सागर से जो तस्वीरें जारी की हैं, वो साफ दिखाती हैं कि नाकाबंदी सिर्फ योजना नहीं बल्कि जमीन पर चल रहा ऑपरेशन है। डॉक लैंडिंग शिप यूएसएस रशमोर LSD-47 पर तैनात अमेरिकी नाविक और मरीन रॉकेट मिशन में एक्टिव है। समुद्र में लगातार निगरानी, जहाजों की मूवमेंट पर कंट्रोल और हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा रही है। ये संकेत है कि हालात तेजी से सैन्य कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 24 घंटे इस ऑपरेशन को और ज्यादा आक्रामक बना सकते हैं। तो ईरान अमेरिका सीज फायर संकट में है और सुलह पर संशय हो गया है। आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। ईरान सुलह पर सस्पेंस। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर सस्पेंस बढ़ने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से ठप होने से कच्चे तेल में एक बार फिर से उबाल आ गया है। कच्चे तेल का भाव $95 तक चला गया है। क्यों हो रहा है ये क्रूड में उबाल, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। जी, क्रूड प्राइसेस में उठापटक यहाँ पर जारी है। अगर फ्राइडे को 11% की गिरावट थी तो आज एशियन मार्केट्स में 5 से 8% की तेज़ी भी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। वो इसलिए क्योंकि फ्राइडे को ये था कि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया गया है, लेकिन संडे आते आते यूएस ने यहाँ पर ब्लॉकेड किया। एक ईरान की वेसल को यहाँ पर सीज भी किया। ईरान ने भी कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से यहाँ पर बंद कर रहे हैं। तो हेडलाइन ड्रिवन यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस रहे हैं और अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से बंद है, शायद कुछ कमर्शियल कार्गोज निकल के जा रहे हैं और उसका एक रिएक्शन हम क्रूड में आता हुआ देख रहे हैं। सेकेंड पीस स्टॉक्स यहाँ पर अगर होती हैं और पॉजिटिव जाती हैं, कोई रेजोल्यूशन निकल के आता है तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर फिर से कच्चे तेल के प्राइसेस में आ सकती है। लेकिन बाजार को लगता है कि $80-85 प्रति बैरल अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है और अगर ये रेजोल्यूशन नहीं आता, लंबे समय तक चलता रहता है तो क्रूड प्राइसेस फिर से यहाँ पर $100 प्रति बैरल के ऊपर जा सकते हैं। इंटरेस्टिंगली जो पेपर ट्रेड है, जो नंबर्स और जो प्राइसेस आप और हम देखते हैं वो पेपर ट्रेड है, वो फ्यूचर्स मार्केट है और फ्यूचर्स मार्केट एज ऑफ नाउ फिजिकल मार्केट से डिस्काउंट में है $20 से $50 प्रति बैरल के लिहाज से। तो अभी भी कच्चा तेल अगर आप जो लोग खरीद रहे हैं वो अभी भी उनके लिए महंगा है और मार्केट्स को लगता है कि आगे जाकर यही स्थिति बनी भी रह सकती है। एक और चीज़ है कि 80 ऑयल फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिडल ईस्ट में डैमेज हुई हैं। 500 मिलियन बैरल्स का यहाँ पर नुकसान हो चुका है और रोज़ाना गल्फ़ की तरफ से, मिडल ईस्ट की तरफ से 8 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन की यहाँ पर लॉस बनती हुई नज़र आ रही है। और बाज़ार को लगता है कि अगर कल भी यहाँ पर वॉर ख़त्म होती है तो भी 4 से 8 महीने लग जाएंगे ये सारी की सारी सप्लाई बाज़ार में फिर से आने के लिए और इसी वजह से एक सपोर्ट कच्चे तेल के प्राइसेस में लगातार बरकरार रहेगा। अगर मुनाफा वसूली आती है तो भी $80-85 प्रति बैरल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
तो वही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर सस्पेंस बढ़ने से बाजार भी सहम गया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में उतार चढ़ाव दिखा है। सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। कैसे रहा है आज के बाजार का कारोबार, बता रही है मेरी सहयोगी नुपुर। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और पूरा उतार चढ़ाव के साथ ही कारोबार होते हुए नजर आया। ईरान की टेंशन जो ओवर द वीकेंड खबरें आई उसके बाद उतार चढ़ाव देखने को मिला आज भारतीय बाजारों में। इनफैक्ट जो क्रूड ने अपने रीबाउंड प्राइस में देखा है उसके बाद भी एक दबाव मार्केट में आज आते हुए नजर आया। शुरुआत हुई थी कमजोरी के साथ, दिन के दौरान ऊपरी स्तरों पर जाते हुए दिखा, हरे में ट्रेड करते हुए नजर आए मेजर इंडिसेस, लेकिन क्लोजिंग के दौरान फिर थोड़ा दबाव, हालांकि हल्की बढ़त के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको जो है वो क्लोजिंग देते हुए दिखे। लेकिन मिड कैप, ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स में आज है ना कमजोरी के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखा। एनर्जी, पीएससी और ऑटो इंडेक्स में बढ़त आते हुए दिखी, लेकिन दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट, आईटी, रियल्टी शेयरों में दबाव था। मेटल, एफएमसीजी इंडेक्स भी देखे तो कमजोरी के साथ ही बंद होते हुए दिखे। तो मार्केट ब्रेथ जो थी वो आज काफी वॉलेटाइल थी और आखिरी के आधे घंटे में काफी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में आज खबरों के चलते ट्रेंड फोकस में आते हुए नजर आया। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एसबीआई और एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ गिरने वाले शेयरों पर नजर डाले तो जियो फाइनेंशियल कमजोर नतीजों के चलते दबाव दिखा। स्टॉक में हिंडाल्को, टाटा मोटर्स और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज हल्का दबाव आते हुए नजर आया। मिड कैप में काफी स्टॉक्स आज बजिंग थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिन के दौरान नंबर्स आए, यहाँ पर तो फोकस में बना हुआ रहा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सीजी पावर और टोरेंट पावर देखे तो अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। और मिड कैप लूजर्स में देखे तो पीआई इंडस्ट्री, सोना बीएलडब्ल्यू, एसबीआई कार्ड और पर्सन सिस्टम जैसे कुछ स्टॉक्स थे जो दबाव में आज आते हुए नजर आए। तो हल्की बढ़त के साथ मेजर इंडस्ट्रीज बंद हुए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस बरकरार रही। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोने चांदी की बढ़ी हुई कीमतों के चलते इस साल अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर सोने चांदी की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों ने परंपरा निभाने के लिए सोने चांदी की खरीदारी तो की, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम खरीदारी की। अक्षय तृतीया पर कैसे रही है सोने चांदी में खरीदारी की स्थिति, हालात का जायजा लिया है संवाददाता केतन जोशी ने। अहमदाबाद के ज्वेलरी शोरूम में आज भी आपको ग्राहक दिख जाएंगे, लेकिन अक्षय तृतीया जो कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जब लोग सोना खरीदने आते हैं, तो कल कैसा माहौल रहा जानते हैं ज्वेलर्स मनोज भाई सोनी से। मनोज भाई ये बताइए कि वैसे तो सोना ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे आया है, तो लोगों का किस तरह से रिस्पॉन्स रहा कल? जी, कल के रिस्पांस के हिसाब से बात करें तो लोगों ने ये भाव जो है 1.55 का, 1.50-55 का भाव जैसे अपना लिया है और लोगों ने अपनी बजट के अनुसार, अपनी जो आने वाले प्रसंगों के अनुसार छोटी मोटी खरीदारी की है। हालांकि इतने एडवांस ऑर्डर नहीं थे, तो पूरी इंडस्ट्री, पूरा बाजार ये असमंजस में था कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन अचानक से संडे और ये अक्षय तृतीया जो कल था, तो उस वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया। और सबसे पहली बात यही है कि जो मैंने बताया कि गोल्ड रेट लोगों ने अपना लिया है कि भाई ये रेट से अभी इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ा सकते हैं। तो पिछले साल के मुकाबले ग्रामेज में कम हुआ कि इन टर्म्स ऑफ रुपीज वॉल्यूम में? जी, रुपीस वॉल्यूम में करीब करीब नज़दीक की देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रामेज में काफ़ी कम वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि हर एक का बजट ग्रामेज का नहीं हो सकता है, हर अलग अलग रहता है। जैसे कोई व्यापारी है जिसकी आमदनी अलग प्रकार से होती है और कोई जॉब करता है तो उसकी आमदनी फिक्स रहती है, तो उसका ग्रामेज वॉल्यूम घट सा गया है। लेकिन फिर भी सब लोगों ने आके मुहूर्त की खरीदारी की और अपने अपने बजट से, अपने अपने हिसाब से खरीदारी की और पूरे बाजार को एक नया जोम दिया है। आज आप क्यों आई? अक्षय तृतीया तो कल थी और सोने खरीदने के पीछे क्या भाव है? हमने कल खरीदी की थी क्योंकि कल अक्षय तृतीया थी और एक श्रद्धा है, एक परंपरा है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से घर का सुगुन होता है। भगवान के सामने रख के दिया करके भगवान हमें प्रॉस्पेरिटी देते हैं और दिन बर दिन लक्ष्मी जी की कृपा सदाए रहती है। तो ये श्रद्धा की वजह से, ये परंपरा चालू रखने के लिए कल हम आए थे तृतीया पर। जितने ग्राहक थे उतने ही इस साल भी आए, लेकिन बड़ा फर्क ये दिखा कि जो पिछले साल 10 ग्राम मिल रहा था उसके दाम इतने बढ़ गए, तो वो ग्रामेज में कटौती आई, लेकिन लोगों का फुटफॉल है वो बरकरार रहा। केतन जोशी, अहमदाबाद।
वही अक्षय तृतीया के मौके पर राजधानी दिल्ली के बाजारों में भी इस बार रौनक कम नजर आई है, जहां महंगे सोने ने ग्राहकों का बजट बिगाड़ दिया। भारी गहनों की जगह लोगों ने हल्के आभूषण और सोने के सिक्कों की ओर रुख किया है। दिल्ली में अक्षय तृतीया पर कैसे रही है खरीदारी, देखिए ये रिपोर्ट। अक्षय तृतीया के मौके पर राजधानी दिल्ली में किस तरह से सोने चांदी की खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला है, इसकी रिपोर्ट देने के लिए मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के करोल बाग में पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता के शोरूम में। और यहां पर आप देखेंगे अभी भी कस्टमर्स दिखाई दे रहे हैं, इनसे हम बातचीत जरूर करेंगे और खरीदारी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक ओवरऑल ट्रेंड मैं आपको बता दूं कि इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर जो खरीदारी है वो थोड़ी स्लो ही रही है। वजह जाहिर तौर पर यही है कि जो सोने की कीमतें हैं वो पिछले साल के मुकाबले 60% तक बढ़ गई हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो बजट है उस पर इसका असर देखने को मिला है। हालांकि अक्षय तृतीया का मौका जाहिर तौर पर शुभ माना जाता है सोने चांदी की खरीदारी करने के लिए, और रविवार का दिन भी था, लोग अपने घरों से निकले, उन्होंने खरीदारी भी की, लेकिन बजट उनका जरूर कम हुआ है इस बार। सीधे हम कस्टमर से ही बातचीत करते हैं। मैम, अक्षय तृतीया पर आपने कुछ खरीदा और आप आज भी कुछ, मैं देख रही हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हैं। हाँ, मैंने कल सेट खरीदा था तो मैचिंग लाइट वेट के कड़े नहीं थे, तो कड़े आज इन्होंने अरेंज कराए, मैं वो लेने आई हूँ। ओके मैम, इस बार सोना काफी महंगा हो गया है, क्या इसका असर आपके बजट पर कुछ पड़ा है? हाँ, इसीलिए लाइट वेट के कड़े अरेंज कराए हैं इन्होंने, क्योंकि रेट बढ़ गया जैसे 50-60% तो फर्क तो पड़ता है। ओके, तो इस बार आपने खरीदारी कम की है जितना सोचा था, लेकिन सोने के दाम ने कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट किया है। पैसे तो पूरे ही लगे हैं, पैसे ज्यादा पैसे बिल्कुल सही बात की कि पैसे इनके पूरे गए हैं, लेकिन जो वजन है वो कम मिला है। यहाँ पर कुछ और कस्टमर्स मौजूद हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपने क्या कुछ खरीदा है? मैम, अभी तो मैं खरीदने आई हूँ, देख रही हूँ फॉर माई ग्रैंडसन। तो भी देखते हैं क्या इनका रेट, कितना डिस्काउंट मिलता है, कलेक्शन अच्छी है इनकी। मैम, सोना काफी महंगा हो गया है, पिछले साल के कंपैरिजन करें तो 50-60% ज्यादा कीमतें हो गई। क्या वो बजट पर असर डाला कि जितना सोचा था कि इतने वेट का कड़ा बनवा लेंगे, क्या उसमें कटौती की है, या फिर आपको लगता है कि आप खरीद रही हैं जितना चाहते थे? नहीं, मुझे एक्चुअली होता है ना कि रिचुअल्स होते हैं, मजबूरियां होती हैं, गिफ्ट देने होते हैं, उसके लिए लेना, अदरवाइज शायद मैं नहीं लेती, बिकॉज आई एम नॉट गोल्ड फ्रेंडली पर्सन, तो मैं बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं खरीदती। सो अभी लेना है तो इसलिए ले रहे हैं। बिल्कुल, तो जो रीति रिवाज है किसी को गिफ्ट देना है और अपने ग्रैंडसन के लिए यहाँ पर एक छोटा सा कड़ा खरीद रही हैं। और सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कल खरीदारी नहीं की? हाँ मैम, कल खरीदारी करने आए थे, लेकिन किसी कारण से पूरी पेमेंट नहीं हो पाई थी, एडवांस दे गए थे, आइटम सेपरेट कर ली थी, तो आज लेने आए, आज पिक करने आए हैं। ऑलराइट सर, आपने जितनी हर साल खरीदारी करते थे उतना ही आपका बजट रहा, या आपको लगता है कि पैसा तो ज्यादा दिया लेकिन मिला कम? हाँ, ये तो हो ही रहा है। देखो जी, रेट थोड़ा बढ़ रहा है, तो उस वजह से जैसे 3 तोले की सोच रहे थे पहले, लेकिन अब रेट बढ़ गया है तो अब 2-2.5 तोले तक ही आएंगे इसमें, तो 2-2.5 तोले तक का सामान ले रहे हैं इस बार। बिल्कुल, तो बजट पर असर पड़ा है। हालांकि पैसे की बात की जाए तो पैसा तो ज्यादा गया है, लेकिन जो मिली है, जो क्वांटिटी है, जो वेट है, वो जरूर कम हुआ है। तो इस तरह का ट्रेंड राजधानी दिल्ली में ज्यादातर ज्वेलर्स के शोरूम पर दिखाई दिया है। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए अब आपको बता दें, भारतीय सीमेंट सेक्टर के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी यानी अल्ट्राटेक ने अब एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे छू पाना बड़ी चुनौती है। अल्ट्राटेक ने भारत में 200 मिलियन टन क्षमता का जादुई आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, चीन को हटा दे तो अब अल्ट्राटेक दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन चुकी है। अब अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसकी क्षमता पूरे अमेरिका की सीमेंट इंडस्ट्री से दोगुनी से भी ज्यादा है। क्या है अल्ट्राटेक का ये ग्रैंड कारनामा, पूरी डिटेल बता रही है नुपुर। बिल्कुल माइलस्टोन इवेंट है कंपनी के लिए और भारत के लिए भी, क्योंकि चाइना के मार्केट को हटा दे तो अल्ट्राटेक सीमेंट अब दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। 200 मिलियन टन पर एनम की क्षमता का रिकॉर्ड डोमेस्टिक मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड कंपनी ने बना लिया है। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पे सामने आई, जो कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपांशन किया और जो नई कैपेसिटी है वो यूएस से कंपेयर करें तो यूएस की जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्री है पूरी जो साइज़ है उससे 2 गुना अब ये क्षमता होती हुई
दिखी है। पहली कंपनी है भारत की और काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है इस कैपेसिटी को एक्सपैंड करने में। यूरोपियन यूनियन की भी बात करें तो वहाँ के मार्केट से भी और वहाँ के कैपेसिटी से भी अब ये कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी आगे लेती हुई नजर आ रही है। तो माइलस्टोन है कंपनी के लिए, और सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, भारत के लिए भी, क्योंकि भारत की कंपनी है ये। इनफैक्ट इसकी रफ्तार देखिए एक्सपेंशन की, तो पहली 100 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी थी, उसे एक्सपैंड करने में 36 साल इस कंपनी को लगे, लेकिन जो अगले 100 सिर्फ 7 साल में कंपनी ने अचीव कर लिया। तो काफ़ी गति और काफ़ी फास्ट ये जो सेकेंड हाफ कंपनी का रहा है कैपेसिटी एक्सपेंशन में, वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे आते हुए दिखा है। ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी की कैपेसिटी है 5.4 मिलियन टन के आसपास, तो टोटल कैपेसिटी देखें तो 205 आपको नजर आएगी। आगे चल के कंपनी का टारगेट काफ़ी बड़ा है, अभी फिलहाल 205 के आसपास है टोटल कैपेसिटी इंक्लूडिंग ग्लोबल की, वही बढ़ के 240 मिलियन टन पर एनम होने वाली है, जिसके इन्वेस्टमेंट की ऑलरेडी कंपनी अनाउंसमेंट कर चुकी है। 16,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर कंपनी करती हुई दिखेगी। फिलहाल 3 राज्यों में बड़ा एक्सपेंशन किया है कंपनी ने, यूपी में 2.7, झारखंड में 3.0 और आंध्र प्रदेश में भी बात करें तो 3 मिलियन टन पर एनम का एक्सपेंशन किया, और जो कि कमीशन होता हुआ दिखा है 18 तारीख के दिन। अब टक्कर देने वाली कंपनीज जो दूसरा कंपटीशन है वहाँ पे नजर डाले तो अल्ट्राटेक सीमेंट की जो कैपेसिटी है वो 2 गुना है, जो सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर अदानी ग्रुप की कंपनीज अंबुजा और एसीसी को मिलाकर भी देख ले तो कहीं आसपास आपको कंपटीशन नजर नहीं आएगा। एक बार सारी कंपनीज की कैपेसिटीज़ आपके सामने रखते तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट दिखेगा 205 के आसपास की कैपेसिटी, अंबुजा सीमेंट 109। श्री सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 55 से 60 मिलियन टन पर एनम के आसपास की कैपेसिटी नजर आएगी। डालमिया भारत, एसीसी और रैमको भी देख ले तो सबको मिला के 100 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी है। वैल्यूएशन वाइज अल्ट्राटेक सीमेंट 33 के वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है 1 ईयर फॉरवर्ड। श्री सीमेंट की बात करें तो 40 टाइम आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। डालमिया भारत, अंबुजा सीमेंट और एसीसी भी देखे तो 13 से 20 टाइम्स के वैल्यूएशन पर ट्रेड करते। तो माइलस्टोन इवेंट है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए, और दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है इन टर्म्स ऑफ सीमेंट, चाइना मार्केट को छोड़ के। इस साल एल नीनो की संभावना है, यानी बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है। इसे देखते हुए कृषि मंत्रालय ने कंटिजेंसी प्लान बनाया है। करीब 150 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। क्या है सरकार की योजना, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। इस साल अल नीनो होने की पूरी संभावना है। मॉनसून विभाग ने ऑलरेडी कह दिया है कि इस साल मॉनसून सामान्य से कम रहेगा। इसका ये मतलब है कि सूखा भी पड़ सकता है, तो इसको लेकर के कृषि मंत्रालय ने ऑलरेडी एक कंटिजेंसी प्लान शुरू कर दिया है। करीबन 100 जिलों को केंद्र सरकार मॉनिटर करेगी। इन जिलों के लिए कंटिजेंसी प्लान लागू किया गया। एक कंट्रोल रूम मंत्रालय के अंदर बनाया जाएगा। वो किसानों को समय समय पर एडवाइजरी जारी करेगा, उनको बताएगा कि आप कब कौन सी फसल की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो क्लाइमेट रिसिलेंट फसलें हैं उनको भी सरकार बढ़ावा देने की तैयारी करी है। खासतौर पे कि जो बीज बैंक है उनको निर्देश दिए गए कि अगर वहां पर बारिश की कमी होती है तो अल्टरनेटिव विकल्प सीडों के आप बीजों के वहां पर रखेंगे और किसानों को मुहैया कराएंगे। तो सरकार का कहना है कि किसानों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही उत्पादन में किसी भी तरह की कोई कमी आएगी। सरकार ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली और एक कंटिजेंसी प्लान को अगर लागू करेगा तो फसलों पर किसी भी प्रकार का कोई असर भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच चिप्स से लेकर शिप्स, टेक्नोलॉजी और एनर्जी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद यह जानकारी दी है। दोनों देशों ने फाइनेंशियल फ्लो बढ़ाने के लिए इंडिया कोरिया फाइनेंशियल फोरम लॉन्च किया है। वहीं बिजनेस से सहयोग बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी का गठन भी किया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें और सप्लाई चेन में सहयोग के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू किए जाएंगे और अगले साल तक देश में कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का फैसला भी हुआ है, जहां कोरिया की छोटी कंपनियां यूनिट लगाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अभी भारत और दक्षिण कोरिया के बीच $27 बिलियन का व्यापार होता है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर $50 बिलियन तक किया जाएगा। हम चिप से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर
टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, भारत और कोरिया का बायलैटरल ट्रेड आज $27 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब आपको बता दें, लेंसकार्ट की पॉलिसी को लेकर कई हिंदू संगठनों ने नाराजगी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि किसी कंपनी में इस तरह अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं। इस बीच मुंबई के अंधेरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं लेंसकार्ट के शोरूम पहुंचे और जमकर हंगामा किया। साथ ही वहां मौजूद कर्मचारियों को तिलक भी लगाया। बीजेपी नेता नाजिया इलाही ने खुलासा किया कि कर्मचारियों ने कबूल किया है कि उन्हें तिलक ना लगाने का आदेश मिला है। इस मामले पर सरकार से संज्ञान लेने की मांग भी उठी है। ग्राउंड का हेड बनाया है मोहसिन खान को, क्यों हमारे हिंदू लड़कों में क्रेडिबिलिटी नहीं है क्या? और जिस तरीके से लेंसकार्ट ने हैंडबिल बनाया कि कलावा नहीं पहना जाएगा, तिलक नहीं लगाया जाएगा, रुद्राक्ष नहीं पहना जाएगा, या तो लेंसकार्ट बॉयकॉट होगा, सारे लाइसेंस कैंसिल होंगे, और या तो फिर ये हिंदू विरोधी प्रक्रिया जो चल रही है लेंसकार्ट की तरफ से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी विवाद पर लेंसकार्ट की सफाई भी आई है। कंपनी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में हमने हमारे ग्राहकों और कम्युनिटी की बातों को साफ और ध्यान तरीके से सुना है। आज हम अपने स्टोर के नियम सभी के सामने साझा कर रहे हैं। इन नियमों में हमारी टीम के हर सदस्य के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का सम्मान किया जाता है। बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब या पगड़ी और अन्य सभी चीजों का ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये हमारी पहचान है। लेंसकार्ट भारत में बना है, भारतीयों के लिए है। हमारे 2400 से ज्यादा स्टोर्स में काम करने वाले लोग अपनी आस्था और परंपरा के साथ काम करते हैं। हम कभी किसी से ये नहीं कहेंगे कि वो अपनी पहचान बाहर छोड़कर आए। अगर हमारी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची हो या ऐसा लगा हो कि उसकी आस्था का यह सम्मान नहीं किया है तो हमें इसका दुख है, क्योंकि ये लेंसकार्ट की सोच नहीं है और ना ही कभी होगी। बढ़ते आगे और आपको बता दें कि तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में धमाका उस समय हुआ जब लगभग 30 मजदूर पटाखा बनाने वाली यूनिट में काम में लगे हुए थे। कर्मचारियों ने बताया कि धमाके के असर से इमारत का कुछ हिस्सा भी ढह गया है। राहत कार्य के दौरान एक और धमाका हुआ जिसमें 13 लोग घायल हो गए। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। घायलों का इलाज विरुधुनगर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाके का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच अभी जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक यात्री बस गहरी खाई में गिर जाने से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 20 अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। बस पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी जब बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचित भी किया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। घायल यात्रियों को अस्पताल में इलाज जारी है। प्रशासन ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कराने की भी तैयारी की है। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। फेक न्यूज और नीम हकीमों की सलाह ने सोशल मीडिया को कचरा घर बना दिया है। ऐसे में हम और आप खतरे में पड़ सकते हैं। इसी पर होगी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में। एंटी सोशल मीडिया आज शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।